नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर 2023 के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भरतनाट्यम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु से है। इस पर हमने वो बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग, फिर भी आपने नहीं पढ़ा है तो इसी बारे में बात करते हैं कि संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में है वो 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। जैसे कि भरतनाट्यम है उसका संबंध तमिलनाडु से है। कथक का वो उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत से है, जैसे कि जयपुर है, उत्तर प्रदेश है, ये लखनऊ, लखनऊ जयपुर घराना, मतलब ये कथक के घराने हैं। और कथकली जो केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है वो कि ओडिसी है वो उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी है वो मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम वो केरल से है और सत्तरिया है वो असम से संबंधित नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं। और दोस्तों, भारत के राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की हमने बात कर ली है हमने कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और जो कि ये निम्न प्रकार हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इनकी बात हमने कर चुके हैं हम लोग। और अगर राज्य ये प्रश्न पूछे कि राज्यों का निम्न कौन सा राज्य कौन सा लोक नृत्य है, तो ये हमने PDF में इंक्लूड कर दिया है। ये हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप वो PDF से देख सकते हैं। PDF हमने आपको ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब जितने भी राज्य हैं उनके सबकी हमने बात कर ली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको SSC MTS के 1 से 8 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चन शिफ्ट हुए हैं उन सभी का अगर PDF चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का विधायक अंग कौन सा है। तो केंद्र सरकार का विधायक अंग है संसद है। तो और इसके बारे में बात करें तो संसद है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि केंद्र सरकार का कानूनी विधायक अंग कानूनी अंग कौन सा है। तो यह राष्ट्रपति को 2 सदनों में राष्ट्रपति और 2 सदनों से बना हुआ होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये इन 3 से मिलकर वो संसद बनती है। और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से 6 साल के लिए किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए किया जाता है। और संसद के दोनों सदनों को अपनी पिछली बैठक के बाद 6 महीने के भीतर बैठना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के पास है वो संसद के दोनों सदनों को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। लोकसभा है वो भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और लोकसभा है वो अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है कि एशियाई बैडमिंटन कप 2023 का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका आयोजन है वो दुबई में आयोजित हुआ था, या आप कह सकते हैं UAE, यानी इसका आयोजन दुबई में हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो यह बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का 37वां संस्करण था और 28 देशों ने इस महाद्वीपीय आयोजन में भाग लेने की पुष्टि की थी। और इस टूर्नामेंट में कई शीर्ष भारतीय शूटर भाग लिया था उन्होंने, जिसमें से 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और साइना नेहवाल ने भी इसमें भाग लिया था। तो इसका दुबई का दूसरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात भी इसका नाम है। तो इसका ऐसे बैडमिंटन का 2023 है वो उसका आयोजन वहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटापा किसके कारण होता है हमारे शरीर में। तो मोटापे के कुछ कारणों के बारे में बात करें तो मोटापा है वो अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करने से हो सकता है, कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन करने से हो सकता है, असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव से भी हो सकता है, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामीन की कमी से भी हो सकता है, या घर पर TV देखते हुए या मोबाइल पर काम करते हुए बार बार स्नैक्स खाने से,
जैसे स्नैक्स खाते हैं ना, मैगी नूडल्स, ये सब खाने से। और चिकित्सा समस्या जैसे कि प्रेटर-विली सिंड्रोम या PWS, कुशी सिंड्रोम और अन्य स्थितियों में मोटापे के कारण हो सकते हैं। मूलतः ये अधिक फैटी जो चीज़ें खाते हैं उनसे होता है, ज़्यादा घी खाने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि समा भाटे है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि पहले जनजातीय खेल वो किस राज्य में आयोजित हुए हैं? तो इनका आयोजन है वो उड़ीसा में हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया आपके दोस्तों। ये क्वेश्चन इससे पहले भी SSC MTS में इस बार पूछा गया है, याद नहीं कौन से दिन को पूछा गया था, लेकिन ये कन्फर्म है कि इससे पहले पूछा गया था कि का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा, इसका आयोजन है वो उड़ीसा में हुआ था। और इसका आयोजन है वो संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और IIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के है, वो में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन है वो 12 जून 2023 को हुआ था। ये खेल है वो 9 से 12 जून तक चले थे। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका जो ये बने थे वो मार्च 1947 में बने थे और 1948 तक है ये वो वायसराय भारत के रहे थे। इसके बाद आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय जनरल गवर्नर कौन थे? तो वो थे C राजगोपालाचारी। वो थे भारत के प्रथम गवर्नर जो कि भारतीय थे। वो 1950 तक रहे थे, 48 से 50 तक रहे थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान का हड़प्पा स्थल है वो सिंधु घाटी का, वो पाकिस्तान में स्थित है और यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर भी स्थित है। और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच है वो व्यापार का केंद्र बिंदु स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला था? तो इसका अवार्ड है वो अरिजीत सिंह को मिला था। अरिजीत सिंह एक सिंगर हैं और उन्हें बदरे की दुल्हनिया के गीत रोके न रोके नन्ना के लिए ये पुरस्कार मिला था। अरिजीत सिंह को है वर्तमान 2023 तक है वो 7 फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड की, तो किशोर कुमार ने है वो सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो काली मिट्टी है, इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन में दिया था कपास है, उसके लिए है वो काली मिट्टी वो सबसे उपयोगी है। और बात करें इसके बारे में तो काली मिट्टी का उपयोग है वो कपास, धान, दाल, चना, गेहूँ, ज्वार, गन्ना, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, खट्टे फल, सभी प्रकार की तिलहन फसलों और सब्जी फसलों के लिए किया जाता है काली मिट्टी का उपयोग। और काली मिट्टी का उपयोग है वो बागवानी में भी किया जाता है, जिसमें अमरूद है, केला है, आम है, सपोटा इसमें शामिल है। मुख्यतः काली मिट्टी का उपयोग है वो कपास की खेती के लिए बार बार प्रश्न पूछते हैं। काली मिट्टी के लिए सबसे उपजाऊ है कपास का उपजाऊ सबसे मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है वो कपास के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग करने में है वो कौन सी गैस प्रयोग में आती है? नॉर्मली हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसे वेल्डिंग तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन नॉर्मली वेल्डिंग में है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग है, दोनों गैसों का उपयोग होता है। ये इनका लगभग है वो 3100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों, ये जो गाना है वो किसने गाया था? तो लता मंगेशकर ने है ये वो गाना गाया था। ये भारत का एक बहुत ही बेहतरीन देशभक्ति सॉन्ग है जो कि 1963 में है वो बहुत चला था। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है?
तो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो है नर्मदा, उसके बाद है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती से बहुत बार एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली लंबी नदी। तो उसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी, उसके बाद है ताप्ती नदी। और बात करें इसके बारे में तो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मेखला पर्वत से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और इसके बाद जो दूसरी नदी है वह ताप्ती। और बात करें पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की तो उनमें नर्मदा है, ताप्ती है, इसके अलावा लूनी जो कि राजस्थान में बहती है, घाघर, माही ये भी राजस्थान से बहती है, और साबरमती ये राजस्थान से निकलती है और गुजरात की ओर, गुजरात से बहते हुए पश्चिम में मिल जाती है। ये आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत, ये है भारत के प्रायद्वीपीय पठार है उसका ये चित्र है। इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पढ़ना थोड़ा इजी नहीं होगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके वो देख लीजिएगा। जो इसमें सभी नदियाँ हैं, पश्चिम की, पूर्व की, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, कौन सा कहाँ स्थित है, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप ये पढ़ सकते हैं पीडीएफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुचरण सिंह है वो किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो ये एक क्रिकेटर थे और ये भारतीय क्रिकेटर कोच भी रह चुके हैं। और इनको ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरुचरण सिंह को है वो 2023 में है वो गुरुचरण सिंह को है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो उन्हें प्राप्त करने के लिए वे दूसरे क्रिकेटर कोच थे और उन्हें 2023 में है वो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो गुरुचरण सिंह है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें 2023 में है वो पद्मश्री अवार्ड से भी शामिल किया गया है। तो जो हाल ही में जो व्यक्ति चर्चा में है, यानी जिन्हें 2023 में 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उनका भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। और इनके बात करें गुरुचरण सिंह के शिष्यों के बारे में, तो उनके प्रमुख शिष्यों में है वो अजय जडेजा है, कीर्ति आज़ाद है और मुरली कार्तिक है, जैसे बड़े खिलाड़ी है वो इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है वो बिरजू महाराज के शिष्य हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था आपके, इसकी शोभना नारायण इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो शोभना नारायण है वो बिरजू महाराज के शिष्य हैं। बात करें बिरजू महाराज के अन्य शिष्यों के बारे में, तो बिरजू महाराज के शिष्यों में है वो रश्मि वाजपेयी, वेरोनिक, फिलिपे और मैकलिन टॉक, तीर्थ प्रताप, प्रदीप और दुर्गा शामिल है। नंद किशोर कपोटे है वो बिरजू महाराज के एक वरिष्ठ शिष्यों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को विनियमित कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को विनियमित करती है। अगला क्वेश्चन है कि बचत खाता है यानी कि सेविंग अकाउंट है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि पैसे को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तो इसका उद्देश्य है। और बात करें इसके बचत खातों के बारे में, तो बचत खाते हैं वो बैंकों, डाकघरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा खोले जाते हैं। जमा किए गए पैसे पर बैंक द्वारा तय लगभग 3 से 4% तक ब्याज भी मिलता है। बात करें बचत खातों की सुविधाओं के बारे में, बचत खाते में क्या क्या सुविधा मिलती है, तो पासबुक और चेक सुविधा मिलती है, भुगतान प्राप्त करना और भुगतान करना, ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट सेट करना, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना। ये बचत खाते की ये कुछ सुविधाएं हैं हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका उल्लेख है। तो संविधान का 1 से 4 है, इसका उल्लेख है राज्यों और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में, इसका उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 है वो भाग 1 में शामिल है। बात करें इनके बारे में और क्या क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में भारत का क्षेत्रफल, नए राज्य बनाने का अधिकार, राज्यों की सीमा घटाने और बढ़ाने और उनके नाम बदलने का अधिकार और नए क्षेत्र को अर्जित करने के अधिकार के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत है वो किस राज्य ने है वो 2 लाख नौकरियों की बात की है। तो इसकी बात की है गुजरात ने। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, पहला तो वो है गुजरात। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। और बात करें इसके बारे में, तो गुजरात सरकार ने है वो राज्य में सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले
फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है। गुजरात सरकार ने अब वो डोलारा में सेमिकॉन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। 200 एकड़ जमीन पर 75% सब्सिडी की घोषणा की है। पहले 5 साल में प्रति घन पानी 12 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया था। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ये क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछ लिया गया है। इसका उत्तर होगा कि पंजाब विश्वविद्यालय ने वो 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उन्होंने वो 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक हासिल किए थे। कुल मिलाकर 69 पदक जीते थे। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितने पदक और कौन कौन से वह कितने पदक जीते थे, गोल्ड कितने, रजत कितने और कांस्य कितने और कुल मिलाकर कितने। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण है वो हड्डियां वो कमज़ोर होती है। तो हड्डियां हैं वो रिकेट्स या जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, उसके कारण है वो हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ये रोग है वो विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। और बात करें रिकेट्स को तो इसे दूसरे शब्दों में हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआत लक्षणों के बारे में बात करें तो रीढ़ की हड्डी, कलाई कूलने में आसानी से फ्रैक्चर, कमर झुकने से हाइट घटना, कमर दर्द, हड्डी जोड़ों में दर्द, हाथों की कमज़ोर पकड़, मसूड़े और दांतों की कमजोरी, कमज़ोर नाखून, खराब पोस्चर, ये सभी जो हैं वो रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 का खेलो इंडिया यूथ का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह महाराष्ट्र के पुणे में है, ये आयोजित इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लंबाड़ी लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है, वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बंजारा जनजाति के द्वारा। तो आपसे ये क्वेश्चन अब पूछ लिया गया है। आपसे आगे ये क्वेश्चन आप मुझे लगता है आगे ये पूछेंगे कि लंबाड़ी लोक नृत्य है वो जो कि बंजारा द्वारा किया जाता है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो ये इसका उत्तर होगा। वैसे लोक नृत्य की बात हमने है वो आज के पहले चैप्टर में हमने बात की थी, तो वो आप PDF से जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम की है, वो सबसे कम जनसंख्या है। वो सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है बिहार का। और सबसे जनसंख्या घनत्व वो केंद्र शासित प्रदेश में है वो है दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से क्या लाभ हुआ है। तो इसका सही लाभ है कि बिना किसी जमानत के वो आसानी से बैंकें वो ऋण प्रदान कर देती हैं। बात करें इसके बारे में तो सूक्ष्म वित्त संस्थान जो कि MFIs उसे कहते हैं, गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे बचत को प्रोत्साहन करते हैं और जमा धन पर ब्याज के साथ ऋण प्रदान करते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थान है वो लोगों को वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वे गरीबी से बाहर निकल सकें, अपनी आय बढ़ा सकें और अपने जीवन स्तर को सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला राज्य है वो पहला बना है राजस्थान बना है। इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा राज्य है वो स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला राज्य बना है पहला, तो वो भी राजस्थान था। ये दोनों वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है इससे आगे आपसे पूछे ये दोनों योजनाएं हैं जो 2023 की है। हो सकता है आगे आपसे पूछे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान ने है वो 2023 में है वो कुछ योजना लागू की है। राजस्थान अमृत शरीर सम्मान विधेयक 2023, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधिकारिक गिग कर्मकार या रजिस्ट्री और कल्याण विधेयक 2023। इसके अंतर्गत है वो जो प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको वो पेंशन दी जाएगी उनको। अगला है राजस्थान कारागार विधेयक 2023, ये भी इस साल ही लागू हुआ है। और अगला है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित छात्रों के रोकथाम में अनुपाय संशोधन विधेयक 2023। इसके अंतर्गत है वो जो भी विद्यार्थी है वो सुरक्षा जैसे पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, उनके विरुद्ध है ये अधिनियम बनाया गया है। जो पकड़ा जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
अगला है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ट गिग वर्कर्स, तो रजिस्टर्ड एंड वेलफेयर, तो ये भी योजना है वो 2023 में ही लागू की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक वर्ष में है वो उत्पादित वस्तुओं पर सेवाओं एवं कुल मूल्य कहलाता है, तो इसे कहते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। बात करें इसके बारे में तो यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला एक आर्थिक संकेतक है, यानी कि जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। और जीडीपी की गणना सूत्र है वो दो सूत्र। जीडीपी की गणना सूत्र के बारे में बात करें तो खपत प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्चा प्लस निर्यात, इसको उसमें से घटाना है आयात को, तो आपकी जीडीपी आ जाएगी। और बात करें तो राष्ट्रीय आय को दो उपभागों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके द्वारा है वो व्यक्त कर सकते हैं आप जीडीपी। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य के फ्यूजन शैली को किसने विकसित किया था, तो फ्यूजन शैली के है वो विकसित करने वाले व्यक्ति कौन थे, उदय शंकर। बात करें इसके बारे में तो उदय शंकर ने है वो भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्यों के तत्वों को पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पश्चिमी मंच तकनीकों के साथ मिलाया था, तो इसका है वो विकसित करके वो उन्होंने विकसित किया था फ्यूजन शैली को। और बात करें इसके बारे में तो भारतीय फ्यूजन नृत्य की शुरुआत है वो महान भारतीय कवि दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो बंगाल में की थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं आगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और दोबारा विकसित किसने किया था, तो वो किया था उदय शंकर ने। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का कि गांधी जी के संदर्भ में है वो कौन सा कथन गलत है, तो एक संदर्भ दिए थे बहुत सारे, उसमें संदर्भ दिया था कि 1920 में है वो यंग इंडिया की शुरुआत की थी, जो कि ऑप्शन था वो गलत ऑप्शन था। तो इसकी जगह है वो गांधी जी ने वो 1919 में है उसकी स्थापना की थी, ये इसका सही उत्तर है। बात करें गांधी जी के संदर्भ में कथन के बारे में तो उन्होंने वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सत्याग्रह कहा था, जिसका अर्थ है कि सत्य और अहिंसा परिणत से उत्पन्न शक्ति है। उनका आदर्श वाक्य है गांधी जी का कि आदर्श वाक्य सदा जीवन उच्च विचार। उन्होंने धर्म को अपने विचार जीवन और कार्य के केंद्र में रखा था और राजनीति को व्यवहारिक धर्म माना था। उन्होंने कहा था कि सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य का रास्ता ही सही रास्ता है। उन्होंने सत्याग्रह के पहले तत्व के रूप में सत्य की शक्ति और दूसरे तत्व में रूप में अहिंसा को आधार माना था। उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह ही हमेशा एक विश्वास होना चाहिए कि वह सत्य के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है वो अपने दुष्टात्मों, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय ही पाना, यह वो महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट पर गर्मी में वर्षा होने का क्या कारण है, तो इससे पहले आज पूछा गया था कि निम्न में से पश्चिमी घाट का पूछा गया था पश्चिमी घाट का बंदरगाह कौन सा है, तो ये कल पूछा गया था। और आज पूछा गया था कि निम्न में से पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट से प्रश्न बन रहे हैं। बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कि पश्चिमी घाट पर वर्षा होने के कारण है कि गर्मियों में वर्षा होने के कारण है कि अरब सागर से आने वाली धाराएं या हवाएं पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर तक ऊपर आ जाती हैं। ये हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं और पश्चिमी घाट के घुमावदार हिस्से में 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच है वो बहुत भारी वर्षा होने के कारण बनती हैं। और गर्मियों के दौरान है वो भूमि गर्म हो जाती है और समुद्र और भूमि के तापमान में बड़ा अंतर हो जाता है। इससे समुद्र में भूमि की सतह तक आर्द्र हवाएं प्रबल हो जाती है, इससे बादलों का निर्माण तेजी से हो जाता है। तो यह वायुदाब के कारण होती है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है कि कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा A.V. डाइसी ने है वो कानून की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में अत्यधिक जलोढ़ मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। बात करें इसके बारे में तो जलोढ़ मिट्टी की सबसे व्यापक उपस्थिति है वो सिंधु गंगा के मैदान में है, जो कि पूर्व में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होती है। और गुजरात के उत्तरी हिस्सों में भी कुछ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सिंधु गंगा का मैदान है, वहाँ पे ये
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो कि जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो कि जो पानी के साथ में बहकर मिट्टी आती है, हिमालय की जो मिट्टी आई हुई है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ है वो किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वो इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले है वो महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह इससे पहले भी पूछा गया था कि इसका स्रोत है वो भरत मुनि के द्वारा पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस में इस बार सितंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद है वो मुंबई मेन बंदरगाह है के भार को कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था? तो मुंबई बंदरगाह के भार कम करने के लिए वो नया बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो इसका निर्माण करवाया गया था। बंदरगाह से कल भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि 28 सितंबर 1929 को वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। इसमें है वो समय समय पर बहुत से संशोधन हुए हैं, तो उसके बारे में बात करें तो इस अधिनियम ने अब लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र है जो कि 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित की थी। तो कौन से अधिनियम के तहत? 1929 के तहत है। इसके बाद बात करें तो 1978 में 1978 में इस कानून में संशोधन किया गया था जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र है वो 15 से 18 साल और लड़कों की उम्र है वो 18 से 21 साल कर दी गई थी। इसके बाद है वो इसमें संशोधन हुआ था 2006 में संसद ने एक 1929 के अधिनियम और उसके साथ बाद में संशोधन को निरस्त करते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया था। इसका मतलब था कि अब आप है वो 18 वर्ष उम्र लड़की की होगी और लड़के की उम्र है वो 21 वर्ष होगी। इससे नीचे जो उम्र होती है वो बाल विवाह माना जाएगा, ये जो कि कानूनी निषेध है। और यह अधिनियम है वो 1 नवंबर 2007 को वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा के वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। तो लोकसभा प्रथम अध्यक्ष है वो जीवी मावलंकर थे और जीवी मावलंकर है वो 15 मई 1952 से 27 मई 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। और बात करें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला हैं जो कि राजस्थान की कोटा से संबंधित इनका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बसंती वाली फिल्म से, शोले फिल्म से, कि प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन है? तो रमेश सिप्पी साहब हैं, वो इस फिल्म के वो निर्देशक हैं। तो ये फिल्म आपने बच्चे ने देखी है ये फिल्म, शोले फिल्म, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें हेमा मालिनी हीरोइन होती है, ठाकुर गब्बर ये सब आपने देखा है। तो इसके निर्देशक है वो रमेश सिप्पी है। आज बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। तो इसके बारे में और बात करें तो महात्मा गांधी ने वो गांधी इरविन समझौते ने कांग्रेस को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी थी। और सरोजिनी नायडू जिन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, एनी बेसेंट जिन्होंने सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था, और भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जिन्होंने तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो था दूसरे में। और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। और गवर्नमेंट सम्मेलन वो थे 1930 में, 1931 में और 1932 में, क्रम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन के केनिंगटन ओवल
मैदान में है वो इसका आयोजन हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ने वो पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था उसमें। और इससे पहले उसने T20 विश्व कप 2021 का खिताब भी जीता था। और 2023 का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि निम्नलिखित में से, ऐसा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन है वो भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार है। तो इसका सही उत्तर था कि लता मंगेशकर ऐसा ऑप्शन था। बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं संगीतकार, उनके बारे में बात करें तो पहले तो बात करें MS सुब्बलक्ष्मी की, ये थे पहले, बाद में पंडित रविशंकर थे, बाद में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका, जिन्हें 2019 में दिया हुआ था। इन्हें 2009 में दिया था, इन्हें शायद 2001 में दिया था इन दोनों को। और MS सुब्बलक्ष्मी ने 1998 में दिया था। बात करें इनके बारे में तो MS सुब्बलक्ष्मी है, उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। तो पहले आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो था MS सुब्बलक्ष्मी। और पहले व्यक्ति, ओवरऑल पहले व्यक्ति तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और संगीतकार थे तो वो थे MS सुब्बलक्ष्मी। अब तक है वो 6 संगीतकार को भारत रत्न मिल चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किसके द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। तो यह किसके द्वारा घोषणा की गई थी, तो यह 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिरपुर तीर्थ है जो किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के महासमुंद तहसील में यह स्थित है। यह तीर्थ फेमस क्यों है, तो सिरमौर का प्राचीन नाम है वो श्रीपुर था और यह दक्षिणी कौशल की राजधानी थी। सोमवती राजाओं ने यहाँ राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। सिरपुर को तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 का अन्य नाम क्या है। तो इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बात करें इसके बारे में और तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है वो CaOH का होल ट्वाइस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पारंपरिक रूप से बुझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। इसे हाइड्रेमेटेड लाइम, कास्टिक लाइम, बिल्डर्स लाइम, स्लेड लाइम, केल और पिंकलिंग लाइम के नाम से भी जाना जाता है। लाइम का मतलब होता है चूना। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया है, इस बार पूछा गया है। तो इसका संबंध है राजस्थान से है। कालबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबोबाई सपेरा। और बात करें इनके बारे में, कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो 2010 में है वो यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया था। इस नृत्य में है वो महिलाएं वो काले रंग के वस्त्र पहन के वो जो सांप होता है उसकी तरह नृत्य करती है। तो यह मुख्य रूप से जो सपेरा वर्ग के जो लोग होते हैं उनका ये नृत्य है। और फेमस कलाकार मैंने बता दिया गुलाबोबाई सपेरा, इन्होंने इस नृत्य को श्रेय उन्हीं जाता है ये कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में लाने का। उन्हें 2016 में है वो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पहला आम चुनाव है वो किस वर्ष हुआ था। तो पहला आम चुनाव है वो 1951-52 में हुआ था। तो यह 21 अक्टूबर, इस बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो पहला वोट है वो 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया था। चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा था। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा चुनाव आमतौर पर हर 5 साल में होता है। तो प्रथम चुनाव है, यह चुनाव कब से कब चला था, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक यह चुनाव चला था। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन यानी O3, ये सभी है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। हालांकि क्वेश्चन ये था
कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो उत्तरदायी नहीं है, तो ये ऑप्शन था। तो इन गैसों के अलावा जो भी ऑप्शन में था तो वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल ऐसी जो नृत्यांगना थी जो कि राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, इन्होंने चुनाव लड़ा था। और वह 1952 से 1962 तक राज्यसभा सदस्य भी रही थी। वह एक थियोसॉफिस्ट, भरतनाट्यम नृत्यांगना और कोरियोग्राफर और पशु अधिकार कार्यकर्ता थी। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध कौन से नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। उन्होंने मद्रास से, जो कि अब चेन्नई में है, जो चेन्नई नाम कर दिया है, और में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को है वो 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित इन्हें किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन था कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक वो महान लेखक मुंशी प्रेमचंद है। उनका जन्म है वो धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में 21 जुलाई 1880 को हुआ था। उन्होंने प्रेमचंद के नाम के तहत रचनाएं की थी। उनका नाम तो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा था रचनाओं के तहत। और वे सबसे प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकारों में से एक है। उनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में बात करें तो कर्मभूमि, गबन, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, ईदगाह और गोदान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, बहुत ही महान व्यक्ति है। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर था भारत। बात करें प्रथम की, तो प्रथम रेशम उत्पादक राज्य है वो देश है वो है चीन। बात करें भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो कर्नाटक के, जो कि भारत में है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो माइक्रो फाइनेंस ऑप्शन में था, बैंक दी हुई थी बंधन बैंक में इसका ऑप्शन दिया हुआ था। बात करें शीर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंकों के बारे में भारत में जो इनके बारे में बात करें तो बंधन बैंक, उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक है, और उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक है, एक्सिस बैंक स्मॉल फाइनेंस है, BSS माइक्रो फाइनेंस है, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट, भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, स्वायत्तंत्र माइक्रो फाइनेंस, ये सब बैंक हैं जो फेमस है, जो टॉप पर हैं। ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु को कौन सी कोशिका द्वारा मजबूती मिलती है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा है वो मेरुरज्जु को है वो, या बोन मेरो को है वो, बोन मेरो रीढ़ की हड्डी, तो उसे उस कोशिका को मजबूती मिलती, अस्थि मज्जा के द्वारा मजबूती मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था, तो यह युद्ध है वो 1764 में हुआ था। इसकी डेट थी 22 अक्टूबर। और बात करें इसके बारे में किस चीज़ के बीच में हुआ, तो बक्सर का युद्ध है वो 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल नवाबों के सेनाओं के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। अगला प्रश्न है कि ग्राम रक्षा रक्षक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। और अगला प्रश्न है कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन कौन से हैं। बात करें इनके बारे में, तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, बादल और हवा शामिल है। इन कारकों को पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है। और भारत में मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न शामिल है: वायुदाब और सतही पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और बात करें इसके बारे में क्यों होता है, तो मौसम पृथ्वी के अक्ष पर 23 डिग्री झुकाव के कारण होता है। इस झुकाव के कारण सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के सभी भागों पर समान रूप से नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण है वो मौसम परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 49 में। बात करें अनुच्छेद 49 के बारे में, तो क्या क्या है,
तो अनुच्छेद 49 राज्यों को यह करने के लिए बाध्य करता है कि कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तुओं, मूर्तियों, सिक्कों और लूटने से बचाना और रूपांतरण होने से रोकना, नष्ट नहीं होने देना, खराब नहीं होने देना, क्रय विक्रय की रक्षा करना। तो जो कि राष्ट्रीय स्मारक है उनकी ये रोकथाम करना या इनको ये इनके दिए हुए हैं सुरक्षा करना के बारे में, बेचना नहीं है, खराब नहीं होने देना और लूटने से बचाना है, ये सब बातें अनुच्छेद 49 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, जहाँ कपास का उत्पादन सबसे 2 नंबर पे है। और बात करें प्रथम की, तो प्रथम है वो गुजरात है। गुजरात का आपने ट्रिप बड़ा प्रोडक्ट भी बड़ा होगा नमक, तो न से नमक होता है, में से मक्का और कैसे कपास है, जो कि राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात करें भारत में कपास उत्पादन क्षेत्र, मुख्य रूप से गुजरात फर्स्ट पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे तेलंगाना, बाद में राजस्थान, बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ये और पंजाब राज्यों में स्थित हैं। ये 5 राज्य मिलकर भारत के कपास का 70% से अधिक उत्पादन करते हैं। टॉप के जो 5 है वो टॉप 5 पे ही हैं। सबसे ऊपर है गुजरात, बाद में महाराष्ट्र, बाद में तेलंगाना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अल्लार मेला वल्ली का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया गया है। तो इनका संबंध है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम से है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। आज हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों की बात हमने की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो 1 तारीख से लेकर आज तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं SSC MTS की, उनका कंबाइंड PDF एक है जो दो सभी क्वेश्चन का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और PDF है जो कि SSC MTS CGL और CHSL तीनों एग्जामों का मिलाकर लगभग उसमें 2000 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो PDF भी 1 लाइनर है, तो वो PDF भी आप जरूर देखिएगा। वो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का PDF वो है। तो 2-3 PDF हमने प्रोवाइड आपके लिए टेलीग्राम पे करवा रखी है, जो आपको पिन वो मिल जाएगी। तो वो PDF आप पढ़ के जाइएगा। उसमें से मैं दावा कर सकता हूँ आपके 25 में से है वो 20 नहीं 15 से ज़्यादा, 15 से 20 के बीच में, मान लीजिए 15 से 20 के बीच में है, वो आपको क्वेश्चन बखूबी मिल जाएंगे। और जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 तारीख से लेकर आज तक जो भी, उनमें से जरूर पढ़ जाइएगा आप, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वो क्वेश्चन आपको 3 से 4% है वो, आपको 3 से 4% है वो आपको देखने को मिल जाएंगे आप वापस हूबहू। तो 1 लाइनर के लिए और ये बड़ी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।